बात करेंगे मिडिल ईस्ट की महातबाही वाली जंग की। आखिरकार 40 दिन के बाद इस पर ब्रेक लग गया है। अमेरिका और ईरान दोनों देश 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। ईरान पर हमले की डेडलाइन खत्म होने के 1.5 घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध विराम की पुष्टि करते हुए ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने हमारी सभी शर्तें मान ली हैं। 14 दिन के युद्ध विराम के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर भी सहमति बन गई है। दोनों देश 10 अप्रैल को फिर से बातचीत करेंगे, जहां से आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। सीज फायर के बीच ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है और उनसे आगे भी बढ़ चुका है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, जो बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार है। ये जो 6 तस्वीरों के जरिए हम 40 दिन की कहानी आपके सामने रख रहे हैं, ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान ने हमारी शर्तें मान ली। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका को आखिरकार हमारी शर्तों पर झुकना पड़ा। सवाल ये भी कि क्या इजराइल अब शांत रहेगा? ईरान पर हमला ना सही, लेकिन लेबनान पर तो हमला इजराइल का जारी है। 10 अप्रैल को अब अगली वार्ता होने जा रही है। अब किन बिंदुओं पर अमेरिका और ईरान आकर सहमत हो पाते हैं, सारा मसला इस पर टिका हुआ है। और ईरान से सीज फायर पर सहमति बनते ही ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। जिस ईरान पर वो पिछले 40 दिनों से कहर बरसा रहे थे, उसके साथ युद्ध रोके जाने को वो विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बता रहे हैं। सीज फायर के बाद ट्रंप का पहला पोस्ट सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन है, अब हालात बेहतर होंगे। ट्रंप ने आगे कहा है कि ईरान शांति चाहता है, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर कोई यही चाहता है। ट्रंप ने इस बात की भी गारंटी दी है कि अमेरिका हॉर्मुज में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और खूब पैसा कमाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बातें कही गई उसमें है कि पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा दिन है शांति का, क्योंकि अब पूरे दुनिया में शांति आने जा रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अब ईरान झेल नहीं पा रहा था, ये उनका कहना है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए हम मदद करेंगे। और साथ ही जो अंतिम जो कहा गया उन्होंने, जिसको आप कह सकते हैं पंच है, खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, क्योंकि यही वो शब्द है जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं, मनी, पैसा। All he wants is money। और उनके हर एक आप देखिए स्टेटमेंट में आता है कि वी आर मेकिंग बिग मनी, वी आर मेकिंग बिग मनी। तो एक बार फिर से उन्होंने मनी का जिक्र किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो शांति प्रस्ताव है ये अमली जामा पहने और दीर्घकालीन बने। सीज फायर के बाद ईरान का भी बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा है कि इस जंग में हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को हमारी 10 शर्तें माननी ही पड़ी। युद्ध में जो नुकसान हुआ है, अमेरिका उसकी भरपाई करेगा और भविष्य में हमले की कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। कुछ तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 40 दिन के बाद सीज फायर के ऐलान से ईरानी जनता भी बड़ी खुश है और इस तसल्ली में है कि आखिरकार उन्होंने विश्व शक्ति अमेरिका को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए ईरानी महिलाएं, ईरानी पुरुष ईरान का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने देखिए बहुत तबाही झेली है, उसके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए, उनकी राजधानी तेहरान में इतनी तबाही आई, उनके कई मिलिट्री लीडर्स मारे गए। मुस्तफा खामेनेई के पिता अली खामेनेई इस जंग में मारे गए, अली लारीजानी मारे गए। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने यह तय कर रखा था कि हमारी शर्तों पर जब तक अमेरिका तैयार नहीं होगा तब तक वो झुकेंगे नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी एक शहरक दुनिया की उनके हाथ में थी और इसलिए उन्होंने उसे चोक कर दिया। इसमें अब भूमिका किन देशों ने निभाई उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे खुद अमेरिका ने भी माना है। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच में चल रही इस जंग में चीन का एक बड़ा रोल रहा, जिसने ईरान को थोड़ा लचीला होने पर, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने पर मना लिया और तब कहीं जाकर ये सीज फायर मुमकिन हुआ है। तो सीज फायर मुमकिन हुआ है। ईरान अमेरिका जंग के 40 दिन बाद आखिरकार ट्रंप को ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ा है। ईरान की 10 शर्तों को ट्रंप ने मान लिया है, जिसके बाद ईरान ने 10 दिन के लिए सीज फायर पर सहमति जताई है। दरअसल ये 2 हफ्ते के लिए हो रही है। मान के चलिए कि करीब 14 दिन तक, 14-15 दिन तक ये रहेगा। ईरान ने 45 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और आखिरी घंटों तक स्थायी शांति और हॉर्मुज पर जहाजों से टोल वसूली पर अड़ा हुआ था। हालांकि हमले के खतरे और चौतरफा दबाव के बीच वो 14 दिन के इस संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया।
जैसा कि मीनाक्षी बताई रही थी और जैसा कि सब बता ही रहे हैं कि चीन ने अहम रोल प्ले किया इसमें, और चीन के ही दबाव के चलते आखिरकार ईरान थोड़ा लचीला हुआ और उसने इस युद्ध विराम के लिए हामी भर दी, जिसके बाद यह प्रस्ताव आगे भेजा गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, यह शर्त नंबर 3 है। हमले में नुकसान की पूरी भरपाई करवाना चाहता है, यह भी शर्त रखी गई है। इसके साथ ही ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना होगा और वहां पर पुनर्निर्माण के लिए सहयोग भी देना होगा। लेकिन इसमें सबसे अहम है कि हॉर्मुज पर टोल वसूलने की बात जो आ रही है, क्या उस पर रजामंदी होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत मुश्किल है कि सभी देश मान जाएं। देखिए, ईरान की सभी फ्री फंड और संपत्तियों को वापस किया जाएगा। 8वीं शर्त यह है कि जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन यहां पर ईरानी सेना के समन्वय को भी रखा जाएगा। مذاکرات با بی‌اعتمادی کامل به طرف امریکایی از روز جمعه 21 فروردین در اسلام آباد آغاز خواهد شد و ایران 2 هفته برای این مذاکرات زمان اختصاص خواهد داد. این زمان با توافق طرفین قابل تمدید است. ضرورت دارد अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर को लेकर इजरायल ने बड़ा बयान दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर केवल ईरान में है, लेबनान में हमला उनका जारी रहेगा। ये युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा। नेतन्याहू के कार्यालय से इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। इजरायल ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते तक हमले रोकने पर सहमत है, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमला वो जारी रखेंगे। तो ईरान के साथ सीज फायर पर तो बात नेतन्याहू भी मान चुके हैं, लेकिन लेबनान में जो ईरान का प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उसे खत्म करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कमर कसी हुई है। और इसलिए आपने देखा कि हाल के दिनों में ईरान पर हमले कम और हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान पर हमले कुछ ज्यादा बढ़ गए थे। बेरूत पर भी हमला हुआ, लातिनी रिवर तक जो एक तरह बॉर्डर माना जाता है, इजराइल की सेना है, उसने वहां तक अपना दायरा बढ़ा लिया। और ईरान में सीज फायर के बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया है। इजराइल ने लेबनान के शैदा शहर पर एक बार फिर से बमबारी की है, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने यह हमला ईरान में सीज फायर के बाद किया है। ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी उसमें यह भी था कि लेबनान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन इजराइल इससे इनकार कर रहा है और लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अमेरिका से जो बातचीत हुई है उसमें बताया गया है कि जब भी टेबल पर डील होगी तो उसमें इजराइल के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा और जिस मकसद से दोनों देश इस लड़ाई में आए थे उन मकसदों का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें एक अहम मकसद था कि ईरान को हिजबुल्लाह को मदद करना बंद करना होगा, उसको फंडिंग करना बंद करना होगा, ताकि जो प्रॉक्सी वार लगातार ईरान के मदद से हिजबुल्लाह चला रहा है उसे बंद किया जाए। और यही वजह है कि अभी तक लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं हुए हैं। दूसरा ये भी देखने को मिला था कि लेबनान की ओर से भी यानी कि जो हिजबुल्लाह है वो भी बीच बीच में रुक रुक कर हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। लेकिन ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से लेबनान के ऊपर लगातार हमला हुआ है और एक बहुत बड़ा बफर जोन तैयार कर लिया गया है लेबनान के अंदर जाकर, यानी दक्षिणी लेबनान और जो इजराइल का उत्तरी इलाका है। युद्ध विराम से पहले लगातार ईरान मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा था। देर रात ईरान ने इराक पर हमला किया। बगदाद के अमीरिया में एक घर पर हुए ईरानी अटैक में 2 आम नागरिकों की जान चली गई। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हमला ड्रोन से हुआ था या रॉकेट से। जिन लोगों की जान गई उनमें एक बच्चा और उसके पिता भी शामिल हैं। अब देर रात ईरानी हमले की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाज भी सुनी गई। इजरायली सेना की ओर से सायरन बजने और चेतावनी जारी होने के बाद इजरायल के अलग अलग इलाकों में आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया। सेना ने चेतावनी दी थी कि ईरान की तरफ से देश पर मिसाइलें दागी गई हैं। यह सायरन ऐसे समय में सुना गया जब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने युद्ध में 2 हफ्ते के संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ऐसे में ये बात सोचने वाली है कि आखिरकार जब युद्ध विराम हो गया तो उसके बावजूद भी ईरान की ओर से इजरायल के ऊपर हमले हो रहे थे। सिर्फ इजरायल के ऊपर ही नहीं, जैसे इराक है, इसके अलावा सऊदी है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, उसके ऊपर भी और साथ ही साथ कुवैत है, इन पर भी हमले होते रहे हैं। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि ईरान के साथ जो अमेरिका की बातचीत हो रही है उसमें इजरायल और हिजबुल्लाह को लेकर आखिर क्या बातचीत होती है, क्या डील होता है, उसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तब तक तो
क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले करता रहा है। दोनों ही ये जो कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह जो संगठन है, इसके साथ इजराइल की जो तल्खी है वो सालों से चली आ रही है। ऐसे में इस वक्त जो इजराइल की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके ज़मीन है हिजबुल्लाह जहाँ पर मौजूद है उसको दूर किया जाए ताकि उसे एक बफर जोन मिल जाए। सीज़फायर के बाद ईरान से बगदाद तक लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका इजराइल के साथ जंग में जीत का जश्न हो रहा है। लोगों का कहना यह है कि दुश्मनों को हमने घुटनों पर ला दिया। वहीं सीज़फायर के बाद बगदाद में भी लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। बगदाद में लोगों ने कहा कि ईरान के सामने अमेरिका ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और पूरी दुनिया को जिसका इंतजार था वो खुशखबरी मिल गई है। सीज फायर पर 2 हफ्ते के लिए सहमति बनने के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर बड़ा फैसला लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा, जिससे हॉर्मुज में फंसे 400 से ज्यादा जहाज को वहां से गुजरने का मौका मिलेगा। अब तेल और गैस लाने वाले भारतीय जहाज आसानी से और तेजी से भारत पहुंचेंगे। हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो टेंशन थी वो पूरी तरह खत्म होती दिख रही है। समंदर से मिली ये अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत भरी है। सबसे पहले तेल और गैस की सप्लाई फिर नॉर्मल हो जाएगी, गैस की कालाबाजारी बंद होगी, हो सकता है कि कीमतें बढ़ने की जो आशंका थी वो खत्म हो जाए। अब इसके बाद अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि तेल गैस का आयात आसान होगा। पहले जहाजों को घूमकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था और उससे समय और जैसे दोनों जो साधन है और ज़्यादा बर्बाद हो रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा तो तेल मंगवाने के लिए चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो या फिर रूस हो, वहाँ से तेल आ रहा था जो कहीं ना कहीं वक्त ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब वो कम से कम आप कह सकते हैं मुश्किल दूर हो जाएगी और जैसे ही गल्फ से तेल आना शुरू होगा तेलों की कीमत साथ ही साथ उसकी आपूर्ति और ज़्यादा सामान्य हो जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर चीन का रोल भी सामने आ रहा है। खबर यह है कि चीन ने अंतिम वक्त में दखलंदाजी करते हुए ईरान से लचीलापन दिखाने के लिए कहा था और इसके बाद ईरान सीज फायर के लिए राजी हुआ। चीन ने सीज फायर के ईरानी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और फिर इसे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक भिजवाया गया। पाकिस्तान को इसे मध्यस्थता करने के लिए कहा गया। तो चीन ने पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए कहा। यूं कह लें या फिर आप ये कह लें कि पाकिस्तान की भूमिका इसमें एक पोस्टमैन की रही, जो चीन के कहने पर ईरान ने प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव को चीन के ही कहने पर पाकिस्तान ने अमेरिका तक पहुंचाया। हालांकि अमेरिका तक ये प्रस्ताव पहुंचा तो दिया गया है, पर इसमें से कई ऐसी बातें हैं जिस पर शायद पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप राजी ना हो और अमेरिका का भी एक पूरा प्रस्ताव तैयार हो चुका है, 15 सूत्रीय प्रस्ताव। ये बहुत जल्द 10 तारीख को डिस्कशन टेबल पर लाया जाएगा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये इन प्रस्तावों को ईरान के साथ चर्चा में लेकर आएंगे। अब सीज फायर से पहले ईरान पर भयंकर बमबारी भी हो रही थी। अमेरिका और इजराइल एक एक करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे। अमेरिकी फाइटर जेट ने तेहरान में एयर स्ट्राइक करके ब्रिज को कैसे उड़ाया उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा करज में B1 ब्रिज उड़ाया गया था, करीब 35,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज, उसे उड़ा दिया गया। अब उसी तरह से ठीक युद्ध विराम से पहले एक और ब्रिज को उड़ा दिया गया था। तो ये जो तस्वीरें थी ये ईरान के लिए बहुत ही भयानक थी क्योंकि ये बुनियादी सुविधाएं जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको फिर से लाना उसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए और इसका सामना या खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है और यही चीन समझाने की कोशिश कर रहा था जो ईरान समझा। इजराइल ने सीज फायर से पहले ईरान में कई जगह पर उनके रेलवे सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत में हशत्रत पुल पर हमला करके उसे तबाह किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ईरान तो अपनी शर्त में ये कह रहा है कि ईरान पर होने वाले तमाम तरीके के इजरायली हमले, अमेरिकी हमले बंद हो जाने चाहिए
और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का भी अधिकार मिलना चाहिए और जितने प्रतिबंध ईरान पर बीते कुछ सालों में लगे हैं उन प्रतिबंधों से भी ईरान को मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्या इन तमाम बातों पर अमेरिका तैयार होगा या नहीं, इस पर हमारी नजर है। और युद्ध विराम की राहत भरी खबर से पूरी दुनिया को फायदा दिखा है। पिछले 40 दिन से जंग की वजह से नुकसान उठा रहे निवेशकों के चेहरे पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की युद्ध विराम से आज एशियाई बाजारों में तो रौनक दिखी है। सीजफायर के ऐलान के बाद ज्यादातर स्टॉक्स तेजी के साथ खुले हैं, यानी स्टॉक्स बाजार, चाहे जापान का मार्केट हो या फिर साउथ कोरिया का हो, ताइवान हो या फिर चीन का शंघाई मार्केट हो, हर तरफ निवेशकों को फायदा हुआ है। निवेशकों का मानना है कि जंग थमने से तेल के दाम में कमी आएगी और बाजार एक बार फिर से ऊपर जाएगा। तो भारत में सेंसेक्स को आप देख सकते हैं, सेंसेक्स भी बढ़त के साथ खुला था। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की बात करें या फिर जापान के निक्की की बात करें, ताइपे की बात करें यानी ताइवान की बात करें, चीन की बात करें, सभी एशियाई बाजारों में बढ़त देखने को मिली है। जापान में करीब 5% और दक्षिण कोरिया में करीब 2.5% की बढ़त के साथ खुला था। भारत में भी अगर बात कीजिए, जब बाजार खुला तो करीब 900 पॉइंट के करीब ऊंचाई के साथ खुला था। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी लगातार इसी युद्ध के साए में थी और टर्बुलेंट दौर था ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और हमने देखा किस तरीके से गैस के दाम और पेट्रोल के दाम तेजी से ऊपर बढ़े, जिसका मार्केट पर साफ असर देखा जा रहा था। सीजफायर और कच्चे तेल में भारी गिरावट से घरेलू शेयर बाजार पर भी अब इसका असर दिखाई दे रहा है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 2900 अंक की तेजी आई है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 इंडेक्स 24,000 अंक के करीब पहुंच गया है। इसी तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए की तेजी के साथ 444 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी देखी गई। इंडिगो के शेयर में भी सबसे ज्यादा 9% की तेजी देखी गई है। बैंकिंग शेयर्स में भी अब उछाल देखने को मिल रहा है। तो बीते कुछ दिनों में जिन का मार्केट में पैसा बहुत ज़ाया हुआ था, डूबा था, अब यहाँ से एक बार फिर से बढ़त बनाने का समय आ गया है। बिल्कुल, जैसा कि मीनाक्षी बताई रही है कि जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट आ रही थी। खासतौर पे एशिया के वो मुल्क जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं समृद्ध है, चाहे जापान हो, चीन हो, साउथ कोरिया हो, यहाँ तक कि भारत हो, क्योंकि तेल की जो आवाजाही होती है उस पर काफी कुछ निर्भर करता है आपका पूरा इंडस्ट्री, पूरा आपका कारोबार। अब इसी के बीच जब अमेरिका और ईरान की युद्ध विराम की खबर आई तो एशिया बाजार चमक उठे। यहां पर तो गदर मच गया, आप कह सकते हैं खुशियां फैल गई। जापान और दक्षिण कोरिया में 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ ये बाजार जब खुले, जापान का निक्की हो, साउथ कोरिया का कोस्पी हो या फिर हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स खुलने के साथ ही तूफानी रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ा, जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस बीच निफ्टी की बात करें तो ये 800 अंक तक चढ़ गया, जो सेंसेक्स निफ्टी में बम के साफ संकेत है, यानी कि करीब 15 लाख करोड़ का फायदा हुआ है निवेशकों को। तो आप समझिए कि सिर्फ एक युद्ध विराम जो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए होना है, उसने अगर इतनी रौनक ला दी है, अगर ये स्थायी रूप से हो जाता है तो आगे बाजार में कितनी रौनक देखने को मिलेगी। जापान के साथ ही साउथ कोरिया के बाजार में भी तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलने की कुछ ही देर के बाद दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कॉस्पी बढ़कर 5,778.92 पर पहुंच गया, जो मंगलवार के बंद भाव से 5.17% ज्यादा था। अब युद्ध विराम की वजह से ताइवान में भी शेयर बाजार बम नजर आया। ताइबे में बाजार खुलने पर ताइवान का शेयर बाजार 1000 से ज्यादा अंक ऊपर चढ़ गया है। तो ताइवान के स्टॉक मार्केट की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भी खुशखबरी आई जैसे ही युद्ध विराम की खबर सामने आई, उसके बाद यहां पर भी स्टॉक मार्केट करीब 1000 पॉइंट्स की उछाल के साथ शुरू हुआ। तो ये तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मिसाइल, बम, गोला बारूद ये बंद हुआ, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबर ये आई कि अब वहां से अगले 2 हफ्तों के लिए, 15 दिन के लिए आप कह लें कि जितने 400 से ज्यादा जहाज फंसे हुए थे, अब उन टैंकर्स को एक राहत मिली है, वो भी अपने अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद से ही शेयर बाजार, दुनिया के शेयर बाजार में इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और मिडिल ईस्ट में सीजफायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट दर्ज हुई है। शुरुआती खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम में करीब $18 प्रति बैरल की कमी आई है। क्रूड के दाम जो लगातार बढ़ रहे थे वो अब लगातार घट रहे हैं और करीबन $92
प्रति बैरल के दाम इस वक्त नजर आ रहे हैं। कल तक जिसको हम बोल रहे थे $110 या $110 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है, जैसे ही डील की घोषणा हुई, युद्ध विराम की घोषणा हुई, आप देखिए कि सीधा $18 नीचे आके $92 तक पहुंच गया है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और नीचे जाएगा। युद्ध विराम के बाद जहां शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई, क्रूड ऑयल के दाम गिरे, सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। तो एक तरफ जहां पर आप देख रहे हैं शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त उछाल है, तो दूसरी तरफ सोने का भी अगर जिक्र किया जाए, सोने के दाम में पहले ही बहुत ज्यादा आप देख रहे थे कि दाम बढ़े हुए थे, लेकिन क्योंकि अभी तक जो मार्केट है अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ, इसी वजह से सोने के और चांदी के दाम में गिरावट कम देखी जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के बाद भारत की सबसे बड़ी टेंशन भी खत्म हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से अब तेल और गैस लाने वाले भारतीय जहाज आसानी से और तेजी से भारत पहुंच पाएंगे। आपको जानकारी दे दें, बीते 40 दिन से हॉर्मुज बंद था। हॉर्मुज में भारत के अब भी कई टैंकर फंसे हुए हैं जो आसानी से आ जा सकेंगे। हॉर्मुज खुलने से पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है। भारत को कई फायदे होंगे। पहला तो ये कि तेल और गैस की सप्लाई फिर से नॉर्मल हो पाएगी, गैस की कालाबाजारी बंद होगी, हो सकता है कि कीमतें बढ़ने की जो आशंका थी वो खत्म हो जाएगी और घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब इराक में कुवैती दूतावास पर हमला हुआ। इराकी पब्लिक का कुवैत के दूतावास पर अटैक किया गया है। कुवैत की तरफ से रॉकेट अटैक के बाद भड़की पब्लिक, रॉकेट अटैक में इराक के 3 नागरिकों की मौत हुई। तो कुवैत की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया था, जिसके बाद पब्लिक भड़क गई और इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि कुवैत के दूतावास पर हमला किया है इराक के कुछ लोगों ने। तो इराक में जो कुवैती दूतावास है उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि कुवैत से बताया जा रहा है कि इराक के ऊपर हमला हुआ था।